हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 11th। बच्चों लेक्चर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्या करें, टॉपिक लेंदी होते जा रहे हैं। तो बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम पढ़ा था। तो उस वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में बहुत सारी तरंगें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें आपने पढ़ी थी गामा रेज। गामा रेज के बाद क्या पढ़ा था बच्चों, एक्स रेज। अब तो आपको क्रम याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बताई थी आपको। अल्ट्रावायलेट रेज यानी शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस समय बच्चों, यूवी रेज कह देते हैं। इसके बाद विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, और इसके बाद इंफ्रारेड, अवरक्त, इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरणें, और इसके बाद बताई थी बच्चों माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो बच्चों अब हम इनके बारे में आज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के जो भाग हैं, जो हिस्से हैं, परिवार के जो सदस्य हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आज हम लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अवरक्त किरणों के दो उपयोग लिखिए या इनकी दो प्रॉपर्टीज़ लिखिए, गुण लिखिए, इनकी विशेषताएं बताइए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो मैं एक तरफ से सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। पहले गामा रेस के बारे में बताऊंगा, फिर एक्स रेज के बारे में, फिर यूवी रेस के बारे में, फिर विजिबल लाइट के बारे में, फिर इंफ्रारेड रेस के बारे में, फिर माइक्रोवेव्स के बारे में, फिर रेडियो वेव्स के बारे में। तो एक एक करके चलते हैं। तो पहले गामा रेज, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा रेज यानी गामा किरण। ठीक है बच्चों, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अगर बच्चों हम इनके बहुत डीप में चले जाएं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। इनकी मेन बातें हमें पढ़नी है। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं कि ये सभी क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो अगर इनके गुणों की बात की जाए तो हर तरंग यहाँ जो लिखी हुई हैं वो हर तरंग, हर वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो हमने बच्चों एक लेक्चर में पढ़ाया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जो जनरल प्रॉपर्टी थी वो सब पर लागू होंगी जो हमने पीछे पढ़ाई थी। आपको ध्यान होगा कि ये निर्वात में चल सकती हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती हैं, इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में, फ्री स्पेस में। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी वो सब में लागू होती हैं बच्चों। किसी भी तरंग की बात कर ली जाए सब में वही बातें लागू होती हैं। लेकिन यानी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं तो सबके गुण समान हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य परास है, सबकी वेवलेंथ्स अलग अलग हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है। इसलिए इनके अपने पर्टिकुलर निजी गुण भी हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, सामान्य लक्षण एक से हैं, लेकिन सबके अपने अपने उपयोग हैं, अपनी अपनी अलग भी पहचान है। तो सिर्फ उन्हीं की आज चर्चा की जाएगी बच्चों। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले गामा रेस पर, फिर इसके बाद इस पर, फिर इस पर, ऐसे क्रम से चलते चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे खोज की, ठीक है, कि इनकी खोज कब हुई और किसने की। खोज
यही पॉइंट्स हम हर तरंग के बारे में लिखेंगे। इनकी खोज बच्चों बैकुरेल ने की। किसने की बच्चों? बैकुरेल ने। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं VECQUREL। बैकुरेल ने की थी बच्चों, और किस सन में की थी वो सन भी लिख देता हूँ, 1896 में। ठीक है बच्चों, बैकुरेल ने इन किरणों की खोज की थी, इसीलिए इन गामा रेज को, गामा किरणों को हम बैकुरेल किरणें भी कह देते हैं। इनके नाम पर गामा किरणें बैकुरेल किरणें भी कही जाती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, गामा किरणों को बैकुरेल किरणें भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, खोज की बात हुई। अब बात करेंगे कि ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं, यानी इनके स्रोत की बात करेंगे बच्चों। उत्पादन कैसे होता है, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। सोर्स ऑफ, मतलब ये जो उत्पन्न हुई किससे हुई, कहाँ से इनका उत्पादन हुआ। तो बच्चों एक बात बता दें, जब आप आगे पढ़ेंगे, अभी रेडियो एक्टिविटी आएगी, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ नाभिकीय भौतिकी में आपको रेडियो एक्टिवता का एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ इसकी डिटेल में बात की जाएगी। तो यहाँ हम एक संक्षेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी को हमें लेके चलना है। तो बच्चों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो विघटित तो होते रहते हैं, और उनसे एल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ केवल किन की बात की जा रही है? गामा किरणों की। अब आप कहेंगे सर आपने अल्फा किरणों की बात की, बीटा किरणों की भी बात की। तो बच्चों वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं, क्योंकि वो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, उनमें आवेश होता है, वो अलग हैं। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज पैदा नहीं करेंगे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से जो किरणें निकलती हैं उनको बैकुरेल रेज कहते हैं। उसमें 3 प्रकार की किरणें आ जाती हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ठीक है। अल्फा किरण अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है, और बीटा किरण बीटा कणों से मिलकर बनी होती है। गामा किरण एक एनर्जी है, वो किसी कण से मिलकर नहीं बनी होती, एनर्जी है, ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अल्फा बीटा की बात नहीं कर रहे, केवल गामा की बात हो रही है, क्योंकि गामा किरणें ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और अल्फा बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं हैं। तो इनका स्रोत क्या हुआ? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होती हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। अब वो रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों, अब ये बात, अब आप कहेंगे सर बड़ा कंफ्यूज कर देते हो। अब क्या करें बच्चों, ये आगे चैप्टर आएगा तब क्लियर हो जाएगी बात। रेडियो एक्टिव पदार्थ कृत्रिम भी हो सकते हैं, और सॉरी बच्चों, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कैसे भी हों, आर्टिफिशियल हों या नेचुरल हों, उन पदार्थों से इन किरणों का उत्सर्जन होता है, गामा किरणों का। अब बात करेंगे बच्चों इन किरणों के गुणों की। अब यहीं आ जाइए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, अब वो लेक्चर नंबर कौन सा था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक लेक्चर में मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण पढ़ाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एक जनरल अभिलक्षण थे बच्चों, वो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में लागू होंगे। ध्यान रखना, अगर आप विशेष गुण भूल जाएं तो वो जनरल अभिलक्षण भी एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहे। सबके अपने अपने अलग गुण भी हैं, लेकिन सब में कुछ कॉमन गुण भी हैं। तो वो कॉमन गुण कौन कौन से हैं बच्चों, मैं ओरली बोल देता हूँ। जैसे अब गामा किरणों की बात कर रहा हूँ,
तो अब मैं कह रहा हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात कर रहा हूँ तो वो सभी पे लागू हो रही है, वो चाहे गामा किरण हो, चाहे एक्स किरण हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे विजुअल हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, कि ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं बच्चों। यहाँ आ जाएगी प्रॉपर्टी, वो जो जनरल प्रॉपर्टी थी सब में आएंगी, वो सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सभी अनुप्रस्थ तरंगे को सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में ये अविक्षेपित रहती हैं। हाँ बच्चों, ये कैटेगरी, ये वाला पॉइंट शायद मैं उस अवलक्षण में उस वाले लेक्चर में लिखना भूल गया था, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। ये तरंग हैं, ये सब में लागू होगा क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवलक्षण है। ये तरंगें वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों में अविक्षेपित रहती हैं। क्यों अविक्षेपित रहती हैं बच्चों? क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। अगर आप इनको वैद्युत क्षेत्र से गुजार दें तो ये नहीं कि इधर मुड़ जाएंगी या इधर मुड़ जाएंगी, चुम्बकीय क्षेत्र से गुजार दें तो इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई, ऐसा नहीं होगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक अवलक्षण है, ये हर एक तरंग में लागू होगा बच्चों। ये उस लेक्चर में मुझे शायद लिखने का ध्यान नहीं रहा था, कुछ ऐसा याद आ रहा है मुझे, तो ये याद रखेंगे। ये तरंगें वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों में अविक्षेपित रहती हैं, विक्षेप नहीं होता है, अपने मार्ग से भटकती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो और इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होती हैं। आवेश रहित है, नो चार्ज, इनमें कोई आवेश नहीं है बच्चों, उदासीन है, कोई चार्ज को आगे नहीं ले जाती हैं, चार्ज कैरियर नहीं है इनके अंदर, उदासीन है, प्योर एनर्जी है। ठीक है बच्चों, अभी और गुणों की बात करेंगे, लेकिन पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें। गामा रेस की ही बात हो रही है, ये टॉपिक्स आपने गुणों की ही बात चलेगी, वो मैं यहाँ लिखता चलूँगा। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ कि ये भी हटा देता हूँ, इससे मुझे स्पेस मिल जाएगा और एक एक करके सभी जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनकी एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। गुण अभी 2 ही लिखे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल गुण और हैं, वो भी यहाँ लिखेंगे। तो पहले एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों इन गामा रेस की हमने 2 प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बच्चों इनकी जो वेधन क्षमता है, वेधन क्षमता जानते हैं कि किसी पदार्थ में प्रवेश करने पर उसको पार कर लेती हैं या नहीं, कहाँ तक प्रवेश कर जाती हैं, कितनी दूरी तक प्रवेश कर जाती हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो कितनी मोटाई को पार कर लेती है किसी पदार्थ की, वो उसकी वेधन क्षमता हुई, पार करने की क्षमता। तो बच्चों ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर की होती हैं, यानी उच्च वेधन क्षमता होती है इनकी। संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ बच्चों, पूरे वाक्य आप बना लेना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स की बात करनी है तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। यानी इनकी वेधन क्षमता कैसी होती है, उच्च वेधन क्षमता, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्या कहेंगे इसको, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। कितनी है इनकी वेधन क्षमता, उसकी कल्पना कैसे करें। तो बच्चों अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर हो, जैसे ये चादर है, इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर है, उसको भी ये पार कर जाती हैं। तो आप समझ लीजिए इनकी वेधन क्षमता कितनी ज़्यादा है। 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को पार कर लेती हैं, उसमें से निकल के बाहर चली जाती हैं। तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर हुई बच्चों इनकी, बात समझ रहे हैं। ये लोहे की सीट है, लोहे की चादर, संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ मैं, बात समझ में आती जाएगी आपको। 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी भेद के बाहर चली जाती हैं, तो उच्च वेधन क्षमता है। तो बहुत खतरनाक किरणें हैं बच्चों ये। अगर ये मनुष्य के शरीर से प्रवेश कर जाएं तो उनके, यानी जो मनुष्य के जो सेल्स हैं, जो ऊतक हैं, उनको
आप समझ रहे हैं ना, ऊतकों को बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 10th लेवल तक आपने बायोलॉजी पढ़ी है। मैथ्स के स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर इंटर में बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनको ऊतकों के बारे में तो जानकारी होगी ही। तो नष्ट कर सकती हैं, उनको बहुत हानि पहुंचा सकती हैं, हमारा शरीर बेकार हो सकता है। तो इन किरणों से हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, जहाँ नाभिकीय भट्टी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों? पावर स्टेशन में, जहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे अपने यूपी में आपने सुना होगा नरोरा पावर प्लांट है, NTPC, नरोरा थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC आपने सुना होगा बच्चों। वहीं पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, नाभिकीय भट्टी लगी है, वहाँ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं बच्चों, उनके शरीर में तो हर समय वो प्रवेश करते रहेंगे, तो बहुत बड़े खतरे का कारण बन जाएंगे ये रेडिएशंस। तो इससे बचने के लिए बच्चों वो लेड के वस्त्र पहनते हैं। इसके वस्त्र पहनते हैं लेड के, क्योंकि लेड इन किरणों को अवशोषित कर लेता है, उससे पार निकल के ये किरणें नहीं आती हैं। जैसे मैंने लेड का कोई कपड़ा, मतलब लेड से बना हुआ कपड़ा पहन लिया, शर्ट पहन ली, या जो भी गाउन है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो वहीं अवशोषित हो जाएंगी उसी कपड़े से, मेरे शरीर के अंदर तक नहीं पहुंचेंगी और मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगी। तो इसीलिए बच्चों, जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां गामा रेडिएशंस आ रहे हैं, वहां पर लोग लेड के वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उच्च वेदन क्षमता समझ में आ गई। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो किरणें हैं, किन की बात कर रहे हैं? गामा रेस की। हमने 3 प्रॉपर्टी अभी पढ़ ली कि ये आवेश रहित हैं, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाई है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जब ये किसी गैस से गुजरती हैं तो उसका आयनीकरण करती हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गैसों का आयनीकरण करती हैं। लेकिन बच्चों, एक बात और बताएंगे, ये जो हमने क्रम लिखा है बच्चों, ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ये तो आप जानते हैं, ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य, इससे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य। अब ऊर्जा की बात करें या आवृत्ति की, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा, और आवृत्ति ज़्यादा और ऊर्जा का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा। और जब ज़्यादा ऊर्जा है तो वेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी बच्चों। अगर कोई गोली जितनी ज़्यादा स्पीड से निकलेगी तो उतनी ही मोटी चीज़ को पार करके बाहर निकल जाएगी बच्चों। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो किसकी ज़्यादा होगी? जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेदन क्षमता कम होती जाएगी। लेकिन जो आयनीकरण क्षमता है बच्चों, वो वेदन क्षमता की उल्टी है। जो बहुत जल्दी गैस से निकल जाएगी तो आयनीकरण करने के लिए समय कहाँ मिला। तो ये गैसों का आयनीकरण करती हैं, लेकिन आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है बच्चों। सबसे पहले नंबर पर आ रही हैं लो वेवलेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, गैसों का आयनीकरण करती हैं। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। और बच्चों, ये प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की घटना भी करती हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? आगे पढ़ोगे बच्चों, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, जो परमाणु की संरचना, तो वहाँ इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की घटना भी ये घटना करती हैं। विवर्तन भी करती हैं, परावर्तन भी करती हैं, अपवर्तन भी करती हैं, बहुत सारी वो फिर जनरल बातें हो गई बच्चों। तो
एक बात और, युग्म उत्पादन करती हैं। ये भी आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम पेयर प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। युग्म उत्पादन का बच्चों क्या मतलब है? पेयर प्रोडक्शन। अभी आप इन लक्षणों को याद कर लीजिए, कुछ कुछ बातें आगे चर्चा में आएंगी। युग्म उत्पादन करती हैं। तो बहुत सारे गुण हैं बच्चों। अब मेन बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को यानी उस पर रासायनिक क्रिया कर देती हैं बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती हैं, या ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैसे ही कर लो, प्रभावित अब आप कहेंगे सर ये फोटोग्राफिक प्लेट से क्या मतलब है? बच्चों पहले कैमरे चला करते थे जिसमें रोल पड़ती थी। रोल, एक रोल होती थी जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। अब आपके समय में तो बच्चों कैमरे चल गए हैं, कैमरे तो सॉरी बच्चों मैं गलत कह गया, सेल फोन चल गए हैं। सेल फोन में कैमरा लगा होता है, आप क्लिक करते हैं और फ़ोटो ले लेते हैं। वहाँ किसी रोल की ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चों नेगेटिव मिलता था, कि जैसे हमने फ़ोटो खिंचाया, फ़ोटो के साथ एक नेगेटिव, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं तो आपको जो एक्सरे की सीट मिलती है वो फोटोग्राफिक प्लेट है। उस पर केमिकल रिएक्शन होती है और आपके जैसे आपने फेफड़ों का एक्सरे कराया है तो फेफड़ों का फिगर बन के आ जाता है, तो केमिकल रिएक्शन होती है वो, तो इस प्लेट को ये प्रभावित करती हैं। तो पहले फ़ोटो जब खींचते थे बच्चों कैमरे से तब एक रोल पड़ा करती थी। अब डिजिटल कैमरा है, अब रोल की ज़रूरत नहीं है उसमें रोल डालने की, तो वही फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उस पर भी ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों इनके गुणों के बारे में काफ़ी बात हो चुकी, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर इन गामा रेस के उपयोग कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या ये हमारे काम भी आती हैं या नहीं। तो बच्चों एक बात बता दें, ये हानिकारक बहुत हैं। हमारे शरीर पर अगर ये प्रविष्ट कर जाएं, हमारे शरीर के अंदर से पार निकल जाएं तो हमारी सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो खतरनाक तरंग हैं, लेकिन खतरनाक हैं फिर भी इनके कुछ उपयोग भी हैं। ज़रूरी नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करता है बच्चों खतरनाक होना या फ़ायदेमंद होना कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमने चाकू दे दिया, चाकू से आप फल काट रहे हैं तो उसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं। उसी चाकू से किसी का मर्डर किया जा रहा है तो वो बहुत बुरा गलत हिंसक प्रयोग हो रहा है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सभी चीज़ों में होती हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलेंगे गामा रेस के उपयोग के बारे में। तो बच्चों इन गामा किरणों के यूजेस के बारे में यानी उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये खतरनाक किरणें हैं लेकिन हमारे काम की भी बहुत हैं। इनका उपयोग बच्चों जो हमारी डैमेज सेल्स हैं, जो कहना चाहिए रोगित रुग्ण सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कैंसर है, कैंसर में हमारी सेल्स जैसे कहते हैं ना सेब सड़ जाता है, एक सेब सड़ जाएगा तो टोकरी में जितने सेब हैं वो सब सड़ने लगते हैं उसके संपर्क में आने पर। तो ऐसी कैंसर में हमारी एक कोशिका, कोई एक सेल जब रुग्ण हो जाती है, जब दूषित हो जाती है, मैं किसी शब्दों का प्रयोग करूं लेकिन आप सेंस को समझिए, मतलब उसमें ये बीमारी लग जाती है तो वही रोग बाकी की सेल्स में पहुंचने लगता है, बाकी की सेल्स भी डैमेज होने लगती हैं। तो अगर बच्चों हमारी टोकरी में एक फल सड़ गया है तो और सेबों को और फलों को बचाने के लिए हमें उस सड़े हुए फल को नष्ट कर देना चाहिए, वहाँ से हटा के फेंक देना चाहिए या वहीं नष्ट कर देना चाहिए। तो इन गामा रेस से बच्चों कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर से जो सेल्स डैमेज हो चुकी होती हैं उनको नष्ट किया जाता है। तो इनका उपयोग बच्चों कहाँ है? कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में करते हैं इनका उपयोग।
जो सीड्स हैं, बीज, आप जानते हैं बीजों से फसल, पौधे, पेड़ पौधे ये उत्पन्न होते हैं। तो बीजों पर इन किरणों को डाल के उनकी वैरायटी पैदा की जाती हैं बच्चों, भिन्न भिन्न प्रजातियाँ, जैसे कहते हैं ना, ये वैरायटी का ये हाइब्रिड है, डिफरेंट प्रजाति का है, प्रजाति बदल दी जाती है। तो बीजों की प्रजाति बदलने में यानी भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीज बनाने में किया जाता है इनका उपयोग। बीजों की प्रजातियां बनाना, संक्षेप में लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप, इसको डिटेल में आप लिख लेंगे। तो डिफरेंट प्रजातियां हम बना लेते हैं बीजों की बच्चों, और जो बीजों में अगर बीज दूषित होने लगते हैं, उनमें कीटाणु लगने लगते हैं, तो उनको नष्ट किया जा सकता है। तो बीजों में लगे हुए कीटाणुओं को नष्ट करने में, सॉरी बच्चों, बीजों में लगे हुए कीटाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है बच्चों। तो नई किस्म उत्पन्न की जा सकती हैं बीजों की, यानी नई प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती हैं, कैंसर का इलाज में इनका उपयोग होता है। और बीजों में जो कीटाणु लग जाते हैं उनको भी नष्ट किया जाता है बच्चों। और नाभिक की संरचना के अध्ययन में, रिसर्च में भी इनका उपयोग किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में परमाणुओं के नाभिकों की संरचना के अध्ययन में, परमाणु के अंदर नाभिक होता है बच्चों, पढ़ा है आपने, परमाणुओं के नाभिकों की संरचना के अध्ययन में। तो काफ़ी कुछ हो गया बच्चों गामा रेस के बारे में। तो गामा किरणों के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, इनकी खोज कब हुई, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं और इनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, हम इनसे क्या क्या काम निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब मैं बच्चों ये सब हटा दूंगा यहाँ से। अब बस आप ध्यान रखेंगे कि क्रम से मैं एक एक पार्ट्स की बात करता चलूँगा। जैसे गामा रेस की बात हो गई, अब स्पेस कम मिलता है बच्चों, इसलिए अब मैं बात करूँगा एक्स रेस की। तो ये सब कुछ हटा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगला भाग आता है, गामा किरणें अभी पढ़ी। गामा किरणों के बाद किसका नंबर आएगा? एक्स किरणों का, यानी एक्स रेज के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों, एक्स रेज। तो आपको क्रम ध्यान ही है, हम क्रम से चल रहे हैं। तो एक्स किरणों की खोज के बारे में बात करें। इनकी खोज बच्चों रोंजन ने की थी। किसने की थी? रोंजन ने। डब्ल्यू रोंजन, ROENTGEN। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इन एक्स किरणों को बच्चों रोंजन किरणें भी कहते हैं। ये किरणें क्या कही जाती हैं? रोंजन रेज भी कही जाती हैं। तो बच्चों ये खोज की बात हुई। अब स्रोत की बात करते हैं, यानी स्रोत या उत्पादन कैसे होता है इनका, या स्रोत कह लो, उत्पादन यानी स्रोत की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जब कैथोड किरणों को उच्च द्रव्यणांक वाली एक हैवी मेटल से उच्च परमाणु भार हो और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो द्रव्यणांक है या गलनांक है, वो हाई हो, कि जरा सी हीट पा करके पिघल ना जाए, तो कैसा होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर। तो
कैथोड किरणों को, और कैथोड किरणें क्या होती हैं बच्चों? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों को यानी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को। उच्च द्रवणांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओहो, हाई मेल्टिंग पॉइंट। उच्च द्रवणांक व उच्च परमाणु भार वाले धातु के लक्ष्य से, लक्ष्य यानी टारगेट, टकराएंगे ना, धातु के लक्ष्य से टकराने पर कूलिज नलिका से बच्चों इनका उत्पादन किया जाता है। इनका उत्पादन बच्चों किससे किया जाता है? ये जो प्रोसेस, ये जो मैंने बेस लिखा कि कैथोड रेस को हम हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक मास वाले मेटल से टकराते हैं, उस पर गिराते हैं उन कैथोड किरणों को, तो एक्सरेज उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब व्यवस्था कहाँ की जाती है बच्चों? तो वो उपकरण कौन सा है? वो है कूलिज नलिका। आगे पढ़ेंगे बच्चों, अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो इनका उत्पादन कहाँ होता है? कूलिज। ओहो बच्चों, क्या हो रहा है? कूलिज नलिका, ये प्रोसेस कहाँ किया जाता है? जो मैंने लिखा है कूलिज नलिका में। तो जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे तब वहाँ एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, तब बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो उत्पादन कैसे होता है अभी हमें थोड़ा सा उसका हल्की सी जानकारी होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सरों का उत्पादन स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं बच्चों कि कैथोड किरणों को उच्च द्रव्यणांक व उच्च परमाणु भार वाले धातु के लक्ष्य से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ एक्स किरणों को उत्पन्न करने बैठ जाएंगे बच्चों, या समझाने या पढ़ाने लगेंगे उसको, तो ये लेक्चर हमारा समाप्त ही नहीं होगा बच्चों। तो हमने एक्सरेज के बारे में क्या क्या पढ़ा बच्चों? खोज पढ़ी, एक्सरे की खोज पढ़ी, लेकिन हाँ सन लिखना भूल गए बच्चों। इन्होंने 1895 में इनकी खोज की थी बच्चों। सनों में वेरिएशन हो सकता है, किसी बुक में कुछ लिखाओ, किसी में कुछ लिखाओ, तो इसको इशू मत बनाइए, आपको ये जानकारी सही होनी चाहिए। अब गुणों की बात करते हैं बच्चों, एक्सरेज के गुणों की। फिर वही बात आ गई बच्चों, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो जनरल गुण हैं वो सब इसमें लगेंगे। ये अपवर्तन करती हैं, परावर्तन करती हैं, वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ये सब बातें हम जो कर चुके थे, वो सब लक्षण यहाँ पर आएंगे। अच्छा, गुणों की बात करते हैं, तो मैंने गुणों ही लिख दिया बच्चों, गुण लिखूँ ना। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो जनरल प्रॉपर्टी से अलग हैं, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो सामान्य लक्षण हैं बच्चों वो हर एक तरंग में हैं, लेकिन उनसे अलग हट के जो हैं। देखो, एक तो इनकी वेवलेंथ परास की बात करते हैं। इनकी जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य परास 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। यानी जिन वेव्स की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है वो तरंगें एक्सरेज होती हैं। ये इनकी तरंग दैर्ध्य परास हुई। अब बच्चों, पहले क्या आया था? गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज़्यादा एक्स रेज की वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी उससे कम, आवृत्ति उससे कम, तो वेधन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम। गामा किरणों की तुलना में
वेदन क्षमता कम होगी बच्चों। वेदन क्षमता कैसी हो गई? कम। ठीक है, क्योंकि गामा किरणों की एनर्जी ज़्यादा थी बच्चों। ये आयनीकरण भी करेंगी, लेकिन एक्सरेज की तुलना में ज़्यादा करेंगी, आयनीकरण क्षमता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो गैसों का आयनीकरण करती हैं। गैसों का क्या करती हैं बच्चों? आयनीकरण भी करती हैं। जैसे गामा रेज भी करती थी, एक्स रेज भी गैसों का आयनीकरण करेंगी। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी दर्शाती हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु पर हम किसी विकिरण को गिराएंगे तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। बच्चों ये चैप्टर आगे आएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो वहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ संक्षेप में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी करती हैं। इतना ही लिख देता हूँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, समझ जाएंगे आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी करती हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप पूरा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी दर्शाती हैं, करती हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है इन एक्स किरणों के माध्यम से। तो बच्चों ये किरणें भी गामा किरणों की भांति मनुष्य के शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। हमारे ऊतकों को, हमारे सेल्स को ये डैमेज कर सकती हैं। इसलिए आप जब एक्सरे कराने जाते हैं कि फेफड़ों का एक्सरे करा के आइए, या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर एक्सरे कराने की कहता है। तो बच्चों ये वही एक्सरेज हैं जो आपके शरीर पर डाली जाती हैं और जिससे आपका एक्सरे प्रिंट निकल के आता है। तो बच्चों ये जो एक्सरेज हैं, जब हमें ज़्यादा एक्सरेज नहीं कराना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ एक्सरेज निकल रही हैं, नहीं तो हमारा शरीर एकदम छलनी हो जाएगा। ये किरणें हमारे सेल्स को नष्ट करती चली जाएंगी। तो एक्सरेज जब ज़रूरत हो तभी कराइए, शौक में मत कराइए, अरे मैं बीमार पड़ गया चलो एक्सरे करा लाता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सरे बार बार नहीं कराना चाहिए। तो जो डॉक्टर्स एक्सरे करते हैं बच्चों, वो भी ऐसे वस्त्र पहनते हैं लेड के, क्योंकि ये लेड के कपड़ों से, लेड से ये अवशोषित हो जाती हैं और उन कर्मचारियों का जो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको क्षति नहीं पहुंचती है। ऐसे लेड से बने हुए कपड़े पहनकर अपनी सुरक्षा करते हैं बच्चों। ठीक है, गुणों के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। अब इनके उपयोग के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब एक्सरेज के उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चों। जेन रेज कहते हैं इनको। तो नाम बच्चों सुना हुआ है आपका एक्स किरणें, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी आपको ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर आपको एक्सरे कराने की सलाह देता है, प्रेस्क्राइब करता है, तो आप एक मशीन के सामने जाते हैं और आपका एक्सरे लिया जाता है। तो वहाँ आपके शरीर पर एक्स किरणें डाली जाती हैं बच्चों। तो एक्सरे कब कब कराते हैं? जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या हम गिर पड़े, हमें ऐसा लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, क्या है, तो टूटी हड्डी का पता लगाएंगे बच्चों इससे। टूटी हड्डी, या शरीर में कोई गोली धंस गई है, शरीर में धंसी हुई गोली, या हमारे फेफड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है, वह फेफड़ों के रोगों का पता लगाने में और बच्चों कैंसर के इलाज में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये गामा रेज के काफ़ी नज़दीक स्पेक्ट्रम में काफ़ी नज़दीकी हिस्सा है। अब बच्चों एक्सरेज भी दो कैटेगरी में बांटी जाती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। मृदु या कोमल एक्स किरणें या कठोर एक्स किरणें। तो ये सब चर्चाएं एक्सरे वाले टॉपिक में करेंगे।
और कैंसर के इलाज में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, जैसे क्रिस्टल का पदार्थों को अगर हम बांटें तो एक उसमें प्रकार होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्रिस्टलीय पदार्थ भी होते हैं, तो उन जैसे नमक है NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में तो बच्चों मेडिकल साइंस में तो उपयोग हुआ ही। मेडिकल साइंस में डिजीज़ को देखिए, जैसे हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है या गोली हमारे लग चुकी है, उसकी पोजीशन पता करने में, फेफड़ों में हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो एक्सरे किया जाता है। कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। ये मेडिकल साइंस में इसके एप्लीकेशंस हो गए। और रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधानों की, तो क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें, तो बच्चों सीप के अंदर मोती बनता है, तो सीप के अंदर मोती बनने की जानकारी प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? एक्सरेज का। सीप में मोती बनने का पता लगाने में। संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए बच्चों। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बच्चों, जो बड़े बड़े गर्डर्स बनाए जाते हैं लोहे के, तो उनमें दरार तो नहीं है, कहीं बुलबुला तो नहीं है वायु का, तो लोहे के गर्डरों में उसका भी एक्सरे से पता लगाया जाता है। एक्सरे डाली जाती हैं वहाँ। लोहे के गर्डरों में दरारों व वायु के बुलबुलों का पता लगाने में। ठीक है। चोर सूचक घंटी होती है बच्चों, एक अलार्म होता है। जैसे कि अगर कोई चोर बैंक के लॉकर्स में डकैती डालने के पर्पज से जाता है तो अलार्म बज जाएगा और गार्ड अलर्ट हो जाएगा। तो ऐसे अलार्मों में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चों ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करती हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हमने कितने पॉइंट लिख दिए? 1 2 3 4 6 आ गया बच्चों। ये कैसी मिस्टेक हो रही है? अभी चलते हैं बच्चों आगे। देखो बच्चों, आप भी हंस रहे होंगे, वो मिस्टेक कैसी सिली मिस्टेक हुई है। 1 2 3, अब आप इसी पे कमेंट करने लगेंगे बच्चों। फिर ये 4th पॉइंट मैंने लिख दिया। बच्चों एप्लीकेशंस बहुत होते हैं, कोई इतने ही एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े थोड़े एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। जैसे 1-2 एप्लीकेशन पूछ लेगा कि एक्स करोड़ों के कोई से 2 उपयोग लिखिए, तो आप ये लिख देंगे, इनमें से 2 तो याद रहेंगे ही, तो ज़्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे। अब एक्स किरणों के बाद बच्चों किसका नंबर आएगा? अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम पढ़ाएंगे पराबैंगनी किरण। तो बच्चों अब आगे चलते हैं पराबैंगनी विकिरण के बारे में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज कह लें, पराबैंगनी किरणें कह लें। तो बच्चों बात करते हैं खोज की। सबसे पहले तो बच्चों इनकी जो खोज थी, जो इन्वेंशन था, वो किया था रिटर ने। किसने किया था बच्चों? रिटर। ये सॉरी बच्चों, ये ई है, साफ साफ लिख दो। ये क्या बनाया बच्चों मैंने? ई।
ठीक है। इनकी खोज किसने की थी बच्चों? रिटर ने की थी। और कब की थी? 1801 ईस्वी में। अब इसके स्रोत की बात करें बच्चों, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका उत्पादन स्रोत क्या है? तो बच्चों सूर्य से ये किरणें आती हैं। परावैंगनी विकिरण सूर्य से आ रहा है हमारे पृथ्वी पर। तो लेकिन यहाँ बच्चों एक बात बताना चाहेंगे थोड़ी डिटेल में, लेकिन थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सूर्य से और वैद्युत गैसों में अगर वैद्युत विसर्जन किया जाए बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाए, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये किरणें उत्पन्न होती हैं। चिंगारी से भी उत्पन्न होती हैं बच्चों। कहीं स्पार्किंग हो रही है, चिंगारी, स्पार्क। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो वेल्डिंग करते हैं बच्चों, आपके घर पर कोई चीज़ टूट जाती है तो आप वेल्डिंग कराने ले जाते हैं, तो वहाँ चिंगारी निकलती है बच्चों। तो वहाँ पर बच्चों परावैंगनी विकिरण भी निकलते हैं, वहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये बड़े आँखों के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो आँखों पर एक विशेष प्रकार के कांच का बना हुआ चश्मा प्रयोग में लाते हैं, या एक मुखौटा ऐसे लगा लेते हैं जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज से अपनी आँखों को बचाया जा सके। तो बच्चों उत्पादन स्रोत क्या हुआ? सूर्य या वैद्युत विसर्जन या चिंगारी। तो सूर्य से तो उत्पन्न हो ही रही हैं। लेकिन एक बात बता दें बच्चों, ये मानव सभ्यता के लिए, मनुष्य के लिए या जीव जगत के लिए कह लें, मनुष्य से ही मतलब नहीं है, और भी जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, तो उन जीवों के लिए ये परावैंगनी विकिरण बहुत घातक हैं बच्चों। ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये किरणें सूर्य से तो चलती हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य से तो चलती हैं, लेकिन ये पृथ्वी है, अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल में बच्चों एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर, इसको क्या कहते हैं? ओजोन परत। तो जो खतरनाक वेवलेंथ्स हैं उनका अवशोषण कर लेती है। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की परावैंगनी विकिरण ही मनुष्य तक पहुंच पाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो हमारे लिए हानिकारक परावैंगनी विकिरण की वेवलेंथ्स हैं, जो जिन तरंग दैर्ध्यों की परावैंगनी किरणें हमारे लिए खतरनाक हैं, उनका अवशोषण ये ओजोन परत कर लेती है। और जिन वेवलेंथ से, जिन तरंग दैर्ध्यों से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो ही इससे बाहर परत से निकल के आ पाती हैं। तो ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है बच्चों, ओजोन परत। पृथ्वी पर जो मानव सभ्यता है या जो भी जीव जंतु हैं, वो सब इस ओजोन परत के द्वारा बचे हुए हैं, संरक्षक है, हमारी शील्ड है, ढाल है, कवच है हमारा। ये ओजोन परत ही उन खतरनाक परावैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित कर लेती है, और जिन ऊर्जाओं की, जिन आवृत्तियों की, जिन तरंग दैर्ध्यों की परावैंगनी विकिरण से हमें कोई नुकसान नहीं है, वो इसमें से पार होकर निकल आते हैं बच्चों, वो हमारे काम के भी हैं। तो बात समझना, तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन बच्चों आजकल की टेक्नोलॉजी ने रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, सैटेलाइट्स, और कहना चाहिए तो इनकी वजह से हमें और इतना प्रदूषण हो चुका है कि बच्चों इस ओजोन लेयर में एक छेद हो गया है। तो हमारे लिए आगे ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस छेद में से होकर वो खतरनाक परावैंगनी विकिरण भी पृथ्वी तक आने लगे हैं। ठीक है बच्चों, खैर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बात बताना चाह रहे थे, ये उत्पादित कैसे कैसे हुई, इनकी खोज कब हुई, और अब बात करेंगे इनके गुणों की। तो बच्चों जनरल लक्षण तो सबके एक से ही हैं कि ये परावर्तन करती हैं, अपवर्तन करती हैं, विवर्तन करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं, वो सब बातें इसमें आ जाएंगी। लेकिन अलग हटके भी कुछ बातें करनी हैं। ये साधारण कांच से अवशोषित हो जाती हैं, साधारण कांच व पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, लिख नहीं रहा हूँ मैं, संक्षेप में लिख रहा हूँ,
ओजोन परत से ओजोन जो लेयर है अवशोषित हो जाती हैं। सब नहीं हो जाती बच्चों, कुछ वेवलेंथ्स हो जाती हैं। फिर आप कहो, अब आप कहेंगे सर कुछ वेवलेंथ कह के हमें बहका रहे हो। चलो मैं अभी बताता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो ओजोन परत है बच्चों, जो पराबैंगनी विकिरण सूर्य से आ रहे हैं उसमें 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं इनका अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी के अंदर सॉरी इस ओजोन परत के अंदर इसको वेदती हुई जो पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंचती हैं वो होती हैं 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक की पराबैंगनी किरणें ही पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ये आप लिख लेना इस बात को कि ओजोन परत किन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिनकी तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में है और यही बहुत खतरनाक तरंगें हैं और इनको अवशोषित कर लेता है और इन वेवलेंथ्स की तरंगें इस ओजोन लेयर से पार होकर के पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो जिनका अवशोषण यानी 2000 से लेकर 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य तक की पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण ओजोन परत ने किया है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत घातक हैं और उसको फिल्टर कर दिया, वहीं एब्जॉर्ब कर लिया, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दिया। अगर ये पृथ्वी तक आ जाती इतनी वेवलेंथ्स की अल्ट्रावायलेट रेज तो पृथ्वी से मानव जीवन तो क्या, जीवन की सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी बच्चों। कोई जीव ही नहीं रहेगा, न मनुष्य रहेंगे न अन्य जीव जंतु रहेंगे, क्योंकि बहुत घातक हैं ये तरंगें। तो ओजोन परत बच्चों हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है और सभी देश के वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो छेद हो गया है ओजोन परत में वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यही उन खतरनाक तरंगों को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, जिससे कि वो विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक न पहुँचें, वो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक न पहुँचें। अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं बच्चों, लेकिन कौन सी आ रही हैं, जिनकी वेवलेंथ इतनी है और ये हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं है। तो बच्चों गुणों की बात हो रही थी कि साधारण कांच और ओजोन परत से अवशोषित हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। अब बात करें भेदन क्षमता की, तो बच्चों पहले क्या आया था, गामा रेज, उनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा थी, वेवलेंथ कम थी, एनर्जी ज़्यादा थी। उससे कम एनर्जी एक्स रेज की, तो भेदन क्षमता कम हुई। फिर आई पराबैंगनी विकिरण, तो इनकी भेदन क्षमता और कम हो गई। तो इनकी जो वेधन क्षमता है वो क्षीण है, क्षीण वेधन क्षमता। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी दर्शाती हैं, यानी वेधन क्षमता इनकी कम रह जाती है बच्चों। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे पढ़ेंगे आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी दर्शाती हैं, यानी जब इन किरणों को किसी धातु की सतह पर गिराया जाता है बच्चों, तो उस धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा परेशान मत होइए बच्चों। तो हम बात कर रहे थे इनके गुणों की, ठीक है ना बच्चों। बाकी की जनरल प्रॉपर्टी तो वही रहेंगी, वही बातें हैं, अपवर्तन करती हैं, विवर्तन करती हैं, परावर्तन करती हैं, ध्रुवण होता है, निर्वात में भी चल सकती हैं, वो जनरल बातें सब अप्लाई होंगी। तो इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी वो अलग से हमने लिख दी हैं। अब बात करेंगे बच्चों उपयोग की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब पराबैंगनी विकिरण के उपयोगों की बात कर लेते हैं, दैट इज इनके यूजेस। खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं बच्चों, उनको संरक्षित रखने में, यानी उनको प्रिजर्व करने में इनका उपयोग किया जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो खाने की वस्तुओं का संरक्षण करती हैं। तो शॉर्ट में लिखते हैं, खाने की वस्तुएं कह लें या भोज्य पदार्थ कह लें, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में।
बैक्टीरिया मारने के काम भी आती हैं। तो बच्चों जो हॉस्पिटल्स में जो सर्जन होते हैं वो ऑपरेशन के बाद जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जीवाणु रहित करने के लिए इन रेस का उपयोग करते हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि चिकित्सीय उपकरणों को जीवाणु रहित करने में और बच्चों जल शोधन में जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, जब बैक्टीरिया जल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करना है, आप अपने घर पर आरओ लगवाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उन जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। जल शोधन में जीवाणुओं को नष्ट करने में समझ रहे हैं बच्चों। वाटर प्योरीफायर आपके घर में लगा होगा, आपके घर में नहीं तो किसी के यहाँ आपने देखा होगा, तो वहाँ पर इन रेस की सहायता से बच्चों जो बैक्टीरिया हैं पानी के अंदर उनको हम नष्ट करते हैं। और अगला एप्लीकेशन पढ़ते हैं बच्चों कि जो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, अवशोषण वर्णक्रम, उसकी सहायता से हम अणुओं की संरचना की जानकारी लेते हैं। तो कैसे लिखें इसको, आणविक अवशोषण मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों। तो उसको मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप ये लिख लें किसकी सहायता से हुआ, इससे क्या मतलब है, अणुओं की संरचना के अध्ययन में। लेकिन ये किसकी सहायता से होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी आणविक अवशोषण वर्णक्रम, हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसको देखकर हम अणुओं की संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। आणविक अवशोषण वर्णक्रम, इसकी सहायता से हमें अणुओं की संरचना क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो इसके यूजेस हैं बच्चों। अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि अभी हमने विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के 3 ही पार्ट पढ़ा पाए हैं, लेकिन लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है बच्चों। मैं कोशिश कर रहा था इसी लेक्चर में समाप्त कर दूं, लेकिन आप भी इतना लेंदी लेक्चर देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बाकी के पार्ट्स कौन कौन से बच्चों, विजुअल लाइट दृश्य प्रकाश बचा, सूक्ष्म तरंगें वो अवरक्त किरणें बची, सूक्ष्म तरंगें बची, रेडियो तरंगें बची, इनको अगले लेक्चर में समाप्त कर देंगे। तो धैर्य रखें बच्चों। मेरा भी स्वास्थ्य बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है, आज बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, लेकिन आपका सिलेबस भी मुझे कंप्लीट कराना है। तो आप देख रहे होंगे कि मुझे थोड़ा बोलने में भी तकलीफ़ सी है थोड़ी सी, लेकिन बच्चों वीडियो लेंदी हो गया है। अगले लेक्चर में बाकी के जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उनकी चर्चा कर लेंगे बच्चों। तब तक आप इनके नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। बाकी के जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उनकी चर्चा करेंगे कि उनकी खोज किसने की और उनके सोर्स क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।